हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग आज के इस लेक्चर में क्लास 10th का मैथ, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। और इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 के जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितनी भी थ्योरी होती हैं, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले बच्चे, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़ रखा है, हमारे चैनल पे चैप्टर नंबर 1 के हर एक एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के वीडियो अपलोड हैं। आप लोग सबसे पहले उन चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है जी। तो बहुपद को हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और बहुपद के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जी, सबसे पहले हम लोग हेडिंग कर लेते हैं बहुपद। बहुपद, ठीक है जी। बहुपद को बच्चे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद बच्चे, ये जो बहुपद होता है, बहुपद तीन चीजों से मिल के बना होता है। बहुपद जो है तीन लोगों का मिश्रण होता है, तीन चीजों का मिश्रण होता है। और जितने भी हम लोग क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो सारी क्लासेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा बहुपद क्या है। बहुपद तीन लोगों का मिश्रण होता है। सबसे पहले पहली वाली चीज होती है चर राशि। पहली चीज होती है बच्चे चर राशि। और चर राशि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। दूसरी चीज होती है प्लस, दूसरी चीज होती है अचर राशि। अचर राशि बच्चे, इस अचर राशि को इंग्लिश में कहते हैं नॉन वेरिएबल। आप नॉन वेरिएबल कहिए या फिर इसको हम लोग कांस्टेंट बोल, ठीक है। नॉन वेरिएबल कहिए या फिर कांस्टेंट कहिए, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में दो चीजें होती है। अब अगली वाली चीज है जो आप लोग अभी तक तो नहीं पढ़े होंगे, लगभग लगभग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप उसको शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, अगली चीज होती है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। अगली वाली चीज है गणितीय संक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब बारी बारी से हम इसको समझ लेते हैं कि ये तीनों चीज होता है कि अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है कि बहुपद क्या है, तो बहुपद बच्चे तीन लोगों का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? चर राशि का, अचर राशि का और गणितीय संक्रियाओं का। इन तीनों लोगों का मिश्रण होता है। देखिए, चर राशि कौन कौन सी होती है उसको ध्यान समझना है। चर राशि, चर राशि में बच्चे ऑल अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल, ऑल अल्फाबेटिकल लेटर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर होते हैं, वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी वर्ण होते हैं बच्चे, वो सभी होते हैं। या तो आप स्मॉल को लो, या तो आप स्मॉल लेटर्स को लो, या फिर आप कैपिटल लेटर को लो। कैपिटल, आप स्मॉल लेटर को लो या फिर कैपिटल लेटर को, दोनों हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब जिनका वैल्यू वेरी होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे स्मॉल में हम लोग स्मॉल ए बी सी डॉट 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 जेड तक, कैपिटल में भी कैपिटल ए बी सी डॉट 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 जेड तक, ठीक है जी। जितने भी लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, उन सबको हम लोग चर राशि कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को क्लास 10th तक ही डेफिनेशन में रखना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, जब आप लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर बच्चे ये वेरिएबल्स का डेफिनेशन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक नया चैप्टर आता है जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस में जिसके रिस्पेक्ट, जिसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, उसके अलावा बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, वही एक वहां पे वेरिएबल होता है, ठीक है जी। ये तो हो गई बात चर राशि की। अब अचर राशि क्या होता है, इसको समझना है। अचर राशि में बच्चे ऑल इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स। और हमने पहले चैप्टर में हर प्रकार के नंबर को पढ़ाया है। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको हमने पढ़ाया है। तो आप लोग पहले, सबसे पहले है कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 के सारे वीडियोस को देख लीजिए। देखिए, इंटीजर्स का मतलब होता है बच्चे सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक, ठीक है। जितने भी पूर्णांक होते हैं इसमें आते हैं अचर राशि में। और पूर्णांक होते कौन कौन से उसको देख लीजिए, 0 1 2, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट
प्लस इनफाइनाइट तक। अगर इधर हम लोग आते हैं तो -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ये सारे जो नंबर्स होते हैं बच्चे, इन्हीं को हम लोग कहते हैं अचर राशि। ठीक है, अब ये लगभग आप लोगों ने ये दोनों चीज तो कहीं ना कहीं सुना होगा कि सर ठीक है, चर राशि जानते हैं, अचर राशि जानते हैं, लेकिन ये एक नई चीज है आप लोगों के लिए, एक नई चीज है। हालांकि आप लोगों ने बहुत पहले से क्लास 1 से ही इसको पढ़ रखा है। इसमें होता क्या है, ध्यान समझिएगा। ये जितने भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन्हीं सब के एक सेट को, अगर इन सबको एक साथ रखा जाता है तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं कि यह गणितीय संक्रियाएं कहलाती हैं। ये गणितीय संक्रियाएं, ठीक है बच्चे। अब आगे बात करते हैं फिर से दी कि बहुपद क्या होता है। बहुपद तीन लोगों का मिश्रण होता है। कौन कौन? चर राशि, अचर राशि और गणितीय संख्या, इन तीन लोगों का मिश्रण होता है। अब इसके बेस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 2x² प्लस 7y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, ये हम लोग का पहला उदाहरण है। अब हम कह रहे हैं कि अगर आप इस समीकरण को देखते हैं तो इसमें चर राशि भी है। चर राशि कौन कौन सी है देखिएगा, चर राशि x है, y है, अचर राशि भी है और गणितीय संक्रियाएं भी। तो जरा हम लोग इसको एक बार नोट कर लेते हैं कि इस समीकरण में कौन कौन चीजें हैं। पहली है चर राशि है, जिसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। दूसरी है अचर राशि है, जिसको हम लोग नॉन वेरिएबल कहते हैं या फिर कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अगली है बच्चे, अगली वाली चीज है गणितीय संक्रियाएं, जिसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें चर राशि कौन कौन है? चर राशि जितने भी एबीसीडी होते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, उसको, ये सिर्फ क्लास 10 तक ही हमने इसको नोट कर रखा है। क्लास 11 में अगर आप जाएंगे तो वेरिएबल के अलग डेफिनेशन हो जाते हैं। ठीक है जी, देखिएगा चर राशि क्या है। चर राशि इसमें x है और y। ठीक है, इसमें चर राशि x और y है। अगर आगे बात करते हैं हम लोग अचर राशि कौन कौन है, तो अचर राशि 2 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे -9। चिन्ह को साथ में लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप चिन्ह को साथ में नहीं ले रहे हैं तो वो गलती माना जाता है जी। देखिए, और किसी भी संख्या के, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ 7 लिखे हैं, यहाँ पे -7 लिखे हैं, अगर हम कहें इस वाले 7 का चिन्ह क्या है, तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो ये प्लस का 7 है, इसका चिन्ह आगे होता है। कोई भी संख्या का चिन्ह उसके आगे लिखा गया होता है। और हम कह रहे इसका क्या है, तो इसका माइनस है। इस बात को याद रखना है, किसी भी संख्या का उसका आगे जो चिन्ह होता है वही उसका होता है। ऐसा नहीं पीछे वाले को लेना है, पीछे वाले को नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे -9 है। अब हम कहें इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से? मैथमेटिकल ऑपरेशन आप देखिए, अगर कोई भी दो संख्या ऐसे लिखी हुई है, एक वेरिएबल है दूसरा नॉन वेरिएबल है, तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह अपने आप में रहता है। ठीक है, तो पहली तो चीज यहाँ पे गुणा है, गुणा है, सब में गुणा है। दूसरा चीज है प्लस और तीसरा है माइनस। ठीक है, अगर इन तीनों से, पहला दूसरा तीसरा, अगर इन तीनों से मिल करके कोई एक समीकरण बनता है तो उसी समीकरण को हम लोग बहुपद कहते हैं। तो ये वाली जो हमने यहाँ पे समीकरण लिख रखा है, यह एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद, यह एक पॉलिनोमियल है। ठीक है जी। अब एक अगली चीज आप समझिएगा, अगर कोई भी बहुपद है तो उसमें तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, तीन उसमें अलग अलग बातें होती है। उन तीनों को भी जान लेते हैं। इसमें पहली वाली चीज है जिसको हम लोग कहते हैं गुणांक। पहली वाली चीज है बच्चे गुणांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। ठीक है, दूसरी चीज है, इसकी दूसरी चीज है बच्चे पद या फिर पदों की संख्या। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और तीसरा और लास्ट बच्चे घात। घात कह लीजिए, इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं। ठीक है, या फिर डिग्री कहते हैं। ठीक है जी, पावर कहिए या फिर डिग्री कहिए। किसी भी, कोई भी अगर आपके पास बहुपद है तो ये तीनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि बहुपद किस तरीके का है। हम लोग आगे चल के, अभी अगर आगे हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे तो इन्हीं सब के आधार पर हम उसको पढ़ेंगे जी। देखिए, गुणांक क्या होता है? गुणांक, अगर कोई भी बहुपद है उसमें जितने भी चर राशि हैं उन सभी की हम लोग गुणांक निकालते हैं। ठीक है जी, गुणांक होता क्या है?
उसके साथ में जो गुणा में है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, कि इस वाले बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाए बच्चे, एक्स के सामने जो है, एक्स के सामने, एक्स स्क्वायर के सामने है 2, तो इसका हो जाएगा 2। हम कह रहे हैं आप वाई का गुणांक बताइए, तो वाई का गुणांक यहाँ पे 7 है, तो वाई का गुणांक हम लोग यहाँ पे 7 नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही और कोई इसमें वेरिएबल होता और कोई चर राशि होती तो हम उसका भी निकाल सकते हैं। गुणांक होता है क्या, उसके सामने वाले का। अगर बच्चे सपोज दैट यहाँ पे माइनस रहता तो हम लोग वाई का गुणांक हम लोग -7 बताते, ठीक है। अब पदों की संख्या, मतलब बच्चे इसमें गिनना होता है कितने पद है। देखो ये पहला हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला पद, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक तीसरा पद। तो इसमें पदों की संख्या हो गई 3। अगला देखिए घात। घात बच्चे सबसे अधिकतम घात कहते हैं, मैक्सिमम पावर बोलते हैं, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। किसी भी बहुपद की घात कोई एक अकेला संख्या होता है, और वो कौन सा संख्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है, अधिकतम घात होता है, अधिकतम जो सबसे बड़ा होता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो घात तो यहाँ पर 2 भी है, 1 भी है, ठीक है। और जहाँ पर नॉन वेरिएबल उसका 0 भी है, मतलब जिसमें एक्स वाई जेड है ही नहीं वहाँ पे 0 है। तो यह देखिए यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। चर के लिए हम बता रहे हैं, चर के लिए यहाँ पर घात 0 है। अब हमने बोला है किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, मैक्सिमम पावर होता है। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो हम बोल देंगे कि इस वाले बहुपद की घात जो होगी, इस वाले बहुपद का जो डिग्री होगा वो होगा 2, ठीक है। इतनी सारी बातें समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, जैसे हमने ये एक बहुपद बताया है, इस बहुपद के लिए हम लोग क्या क्या निकाले हैं, चर राशि कौन सी है, अचर राशि कौन सी है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से, गुणांक क्या है, पदों की संख्या क्या है, घात क्या है। अब एक आपके लिए दे रहे हैं, उसको आपको खुद से ट्राई करना है जी, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, इसको ले लो 4m² - 7q प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। ये बच्चे आप लोगों का होमवर्क है, ये वाला जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया है ये आप लोगों के लिए होमवर्क में। ये सारी चीज़ें जैसे हमने इस पहले उदाहरण के लिए चर राशि बताया, अचर राशि बताया, मैथमेटिकल ऑपरेशन बताया, गणितीय संक्रियाएं और उसका गुणांक बताया है, बहुपदों की संख्या बताया है, घात बताया है, वैसे ही आपको इस वाले उदाहरण के लिए, इस वाले बहुपद के लिए सारी चीजें नोट करनी है, ठीक है। तो जी इसके आगे हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है बहुपदों के प्रकार, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चे बहुपदों बहुपदों के प्रकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चे। हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब बहुपदों के प्रकार हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। जो बहुपद के प्रकार है इसको दो भागों में बांटा गया है, और ये कौन कौन से हैं देखिएगा। इसको दो भागों में बांटने के लिए हम लोग ऐसे दो स्लाइड्स ले लेते हैं, ठीक है जी। एक तो होता है घातों की आधार पर, घातों के आधार पर, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेस ऑफ पावर। और बच्चे याद रखिएगा पावर का या फिर डिग्री के, दोनों एक ही बात है इंग्लिश वाले, ठीक है जी। घातों के आधार पे। दूसरा होता है पदों की संख्या के आधार पे, पदों की संख्या के आधार पर इसको कहते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अभी हमने पीछे बताया है इसका पहले हेडिंग में कि घात क्या होते हैं, पदों की संख्या क्या होती है, ठीक है जी। अब उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। देखिएगा घातों के आधार पे हम जो बहुपद है उसको 3 भागों में पढ़ेंगे जी, ठीक है। हालांकि तो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 ही प्रकार के पढ़ने हैं। घातों के आधार पे अगर बच्चे घात किसी भी बहुपद की डिग्री या फिर पावर एक हो जाती है, अगर घात एक हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक
रैखिक बहुपद, उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बच्चे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अब एक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में बच्चे हम लोग नोट कर सकते हैं 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 12 एक्सेट्रा। इसी तरीके से ढेर सारे हो सकते हैं। आप यहाँ चेक कीजिए, x का घात 1 है, y घात 1 है, मतलब सभी के घात 1 है। इस पूरी बहुपद की घात 1 है। अगर इस पूरी बहुपद की घात 1 है तो हम इस वाले बहुपद को कह सकते हैं कि यह एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, और याद रखिएगा ये इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। अब दूसरा देखते हैं, अगर बच्चे किसी भी बहुपद की घात, अगर उसका पावर या फिर डिग्री, अगर उसका पावर या फिर डिग्री 2 हो जाता है, घात अगर 2 हो जाता है, तो हम इस तरीके के बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल बच्चे 2x² माइनस का 4x प्लस 9, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसके आगे हम लोग कर देते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, इसके हम लोग कर देते हैं एक्सेट्रा जी। अब समझिएगा बात को, अगर किसी भी बहुपद की घात, डिग्री या फिर पावर, अगर किसी भी बहुपद या फिर समीकरण की घात अगर 3 हो जाता है, ठीक है, तो उसको बच्चे हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, बहुपद इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल अगर हम इसके लिए दें तो कुछ इस तरीके से होगा कि 4m³ माइनस 7n² प्लस 6q प्लस 9 इक्वल्स टू 0। जीरो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा एक्सेट्रा। ठीक है जी, अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसका मैक्सिमम पावर 3, हालांकि पावर 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हम लोग अधिकतम घात को देखते हैं कि अधिकतम घात क्या है। तो अगर आप लोग इसका अधिकतम घात देख रहे हैं तो इसका अधिकतम घात आएगा जी 3, और जिसका अधिकतम घात 3 है उससे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं। ये तो बच्चे होगी बात घातों के आधार पे। आगे हम लोग करते हैं पदों के आधार पर। बच्चे पदों के आधार पे भी जितने भी बहुपद होते हैं उनको 3 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, इनको भी 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया। इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर पदों की संख्या, अगर पद किसी भी बहुपद में अगर टर्म्स को काउंट करना होता है, अगर टर्म 1 हो गया तो हम उसको कहेंगे कि जो बहुपद मिल रहा है उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। एक पदी बहुपद, इसको कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल, एक पदी बहुपद। अब एक हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल देखिए, 9x कह दें, 4y कह दें, 7n कह दें, डॉट 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 एक्सेट्रा, ऐसे भी ढेर सारे हो सकते हैं। बस बशर्ते क्या है बच्चे कि इसमें पदों की संख्या हमारे पास 1 होनी चाहिए। अगर पदों की संख्या 1 है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके के बहुपद जो हैं वह एक पदीय बहुपद होते हैं। अगर बच्चे पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या टर्म, नंबर ऑफ टर्म अगर 2 हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोनोमियल। बायोनोमियल, ठीक है, बायोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, अगर उसके पदों की संख्या 2 हो गई तो हम लोग उसको कहेंगे कि वह बायोनोमियल है, द्विपदी है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 4x माइनस 7y, अगला हो जाएगा 9q प्लस 4r 7z माइनस s एक्सेट्रा। इन सभी में अगर आप लोग चेक करेंगे तो 2 पद है, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, इन सब में 2 पद है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हमारे पास बहुपद है इन सबको हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगर बच्चे पदों की संख्या, अगर टर्म्स हमारे पास 3 हो गई, ठीक है, अगर हमारे पदों की संख्या 3 हो गई तो ऐसे वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायोनोमियल, ट्रायोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है जी,
इस तरीके के बहुपद को हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इसका हम सिर्फ एक ही दे रहे हैं, 3x-7y + 4z²। ठीक है, इसमें अगर आप लोग चेक करोगे 3 पद है, और इसमें हम लोग पावर से कोई मतलब नहीं रखते हैं, और कोई कोई समीकरण होते हैं जो कि पॉलिनोमियल भी हैं, मतलब कि पदों की संख्या भी उसमें काउंट कर सकते हैं और घातों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हम एक यहाँ पर अलग से बताएं, अगर हम एक अलग से कोई क्वेश्चन लेके बताएं, जैसे हम कर रहे हैं कि 4x² - 7 m⁻10 प्लस का 7z ले लें बराबर 0, या फिर सिर्फ हम यही लें, हम कहें कि आप बताइए किस प्रकार का बहुपद है, तो हम बोले कि जितने भी बहुपद होते हैं उनको 2 तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, एक तो घातों के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। तो बच्चे अगर हम लोग इसको पदों के आधार पर देखते हैं तो ये त्रिपदी है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या 3 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसे पदों की संख्या 3 है। अगर हम कहें घात के आधार पर बताइए तो इसमें अधिकतम घात 10 है, तो ये मतलब 10 पद वाला, 10 घात वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग का सिर्फ यहाँ पर 10 के जगह पर सिर्फ 3 रहता तो हम लोग इसको कहते हैं यह क्यूबिक है, यह त्रिघाती है। अगर 10 है, पावर 10 है, तो 10 घाती हम लोग कह सकते हैं। अगर यहाँ पे घातों की संख्या 3 है तो हम इसको कहेंगे क्यूबिक, त्रिघातीय। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए बच्चे, हमने बोला था बहुपद के प्रकार, बहुपद को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला इसका प्रकार है घात के आधार पर, दूसरा है पदों की संख्या के आधार पर। घात के आधार पर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है अगर घात 1 है तो हम लोग उसको कहेंगे रैखिक, अगर घात 2 है तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघाती, अगर घात 3 है तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिघाती। ठीक है, इन सबका एक एक एग्जाम्पल भी दिए। और यहाँ पर बच्चे ये रेखा का मतलब जो रैखिक है उसका मतलब है रेखा, लीनियर। अगली वाली चीज है पदों की संख्या के आधार पर। अगर पदों की संख्या देख रहे हैं तो 1 पद है तो एक पदी, 2 पद है द्विपदी, 3 पद है त्रिपदी, और कुछ कुछ पोलिनोमियल्स होते हैं जो कि दोनों के नेचर पे होते हैं, तो हमने यहाँ पे उसको दे रखा है। क्यों? क्योंकि 2 भागों में ही बांटा गया है। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप लोग इस पूरी चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है जी, नोट करने के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है बच्चे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। शून्यक बच्चे शून्यक कहिए या फिर मूल कहिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बच्चे इसको हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है जी, इस वाले को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। इसमें 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है जी, इसमें 2 टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। हालांकि एक तो टाइप, इसका पहला वाला जो टाइप है आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करने के लिए फिर से आपको बता दे रहे हैं जी। देखिए, इसका पहला वाला जो टाइप है हम लोग रैखिक बहुपदों के लिए पढ़ेंगे, रैखिक, लीनियर। ठीक है बच्चे, लीनियर क्या होते हैं अभी हमने बताया था, ऐसे बहुपद जिसके घात, जिसके पावर अगर 1 हो जाए तो वही हम लोग कहलाता है रैखिक। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करेंगे। और एक चीज और बच्चे, यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं उसको। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कि किस की बहुपद में शून्य कितने होंगे, बहुपद की संख्या बराबर होता है घातों की संख्या के, घातों की संख्या। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस। फिर से बच्चे, जीरोस को या फिर रूट्स को, दोनों एक ही बात है। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल होता है नंबर ऑफ पावर के, नंबर ऑफ पावर। ठीक है, तो बच्चे क्योंकि 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 हम लोग का यहाँ पर यह रैखिक है तो घात 1 है, तो रैखिक वाले बहुपदों का सिर्फ और सिर्फ लीनियर जो पोलिनोमियल होते हैं उनके 1 एंड ओनली एक ही जीरोज होंगे। ठीक है, ओनली 1 जीरोज होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक फलन है, कोई एक फंक्शन है इस प्रकार से 2x + का 4 है, तो आप इसके लिए शून्यक बताइए, किसका शून्यक क्या हो। तो हम इसको हल करते हैं जी, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। असल में ये हम लोगों ने क्लास 9 से पढ़ रखा है, मेन हम लोग का दूसरा टाइप है, ठीक है। दूसरा टाइप को बहुत अच्छे से सीखना है जी। हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं, तो शून्यक के लिए कंडीशन होता है, शून्यक के लिए 4 जीरोज, 4 जीरोज। बच्चे जीरोज के लिए जो हमारे पास संख्या दी गई रहती है, जो हमारे पास फंक्शन दिया गया रहता है, उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। तो इसको हम लोग नोट करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि शून्य को हमको फाइंड करना है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। एफ एक्स है क्या हमारे पास 2x प्लस का 4 इक्वल्स टू जीरो। तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू, शून्य निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना होता है कि x की वैल्यू आएगी कितनी, ठीक है। तो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। अब x के लिए हमको क्या करना होगा, x वाले टर्म को इक्वल के एक साइड और बिना x वाले टर्म को इक्वल को दूसरे साइड हमको सेंड करना होता है। तो इस 4 को अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो 0 माइनस 4 होगा, क्योंकि इधर अगर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों घटाइए। तो 2x बराबर 0 में से अगर 4 जाएगा तो माइनस का 4 होगा। अब x का मान बच्चे ये दोनों गुणा में है, दोनों गुणा में है। अगर आप इस वाले 2 को उधर भेजते हैं, इस वाले 2 को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और बटे में 2। इसको कटाइए, 2 दूने का 4 होता है, तो यहाँ पर x का मान 2 आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चे कि x बराबर 2 पर ये जो फंक्शन है ये हम लोग का 0 आएगा, ठीक है। देखिए इसके घात 1 था, घात 1 था, इस वजह से इसका शून्यक सिर्फ और सिर्फ 1 आया। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से करोगे। अगर बच्चे एफ एक्स का मान है हमारे पास 4x प्लस का 9, तो इसके लिए शून्य ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 7m प्लस का 14, इसके लिए बताना है। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ठीक है जी। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक जो कि इसका टाइप नंबर 2 है उसको हम लोग करते हैं जी, ठीक है। इसका टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 है बच्चे द्विघात समीकरण के लिए या फिर द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद, बहुपद इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग इसको निकालते हैं, तो समझिएगा जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये होते क्या है। पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 समझिएगा, एग्जांपल 1 है बच्चे इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। हमको अगर एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है, एफ एक्स बराबर इतना है, और कह रहा है कि आप इसके शून्य ज्ञात कीजिए कि इसके शून्य होंगे क्या। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग नोट करेंगे शून्य के लिए। इसका सॉल्यूशन करते हैं जी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 4 जीरोज, 4 जीरोज शून्य के लिए एफ एक्स का मान 0 होगा शून्य के लिए। अभी हमने यहाँ बताया था कि अगर शून्य ज्ञात करना है तो एफ एक्स का मान 0 कर देंगे। एफ एक्स जरूरी नहीं है कि इसको ये एफ एक्स नोट करे, ठीक है। सिर्फ इतना नोट करके भी कह देगा कि एफ का शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप नोट करेंगे शून्य के लिए डायरेक्ट इसको 0 के बराबर कर देंगे, मतलब वहां पे ये वाली चीज नहीं नोट करना है, ये वाला नोट कर देंगे। अगर एफ एक्स बराबर नहीं दिया है, सिर्फ प्रश्न इतना दे रखा है इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे शून्य के लिए और इसको नोट कर लेंगे, ये नहीं नोट करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा एफ एक्स बराबर कितना है, तो ये बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। इसी के लिए हमको निकालना है। अब जरा सीखना बच्चे इसको हम लोग कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत डीपली हम बता रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहली बात, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। पहला पद और अंतिम पद का हम लोग आपस में गुणा करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करते हैं, ये हम लोग का रफ कार्य होता है, रफ वर्क होता है। तो हम इसको यहाँ नोट कर ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई करना है माइनस का 5x में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सॉरी बच्चे, लास्ट टर्म हम लोग का 6 है, तो इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अगर 1x स्क्वायर का 6 में करेंगे तो 6x स्क्वायर होता है, ठीक है। पहला काम क्या है कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगली चीज क्या है कि जो बीच वाला पद है, जो मिडिल टर्म है, उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, और ये दोनों भाग हम लोग अपने मन से लेते हैं। बस अब कंडीशन सुन लीजिएगा, क्योंकि कंडीशन इसके लिए जरूरी है। कंडीशन बच्चे की बांटना तो है 2 भागों में, लेकिन हम लोग कैसे बांटेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पे 5x आ जाए, ठीक है, और गुणा करने पर हमको ये मिल जाए। अगर आप लोग सोचोगे तो 3x और -2x
अगर बच्चे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 2 को जोड़िए 5 आएगा, माइनस का चिन्ह भी रहेगा, और एक्स ही हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जो कि प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, और 3 का 2 में गुणा करोगे तो 6, एक्स का एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर, मतलब ये करेक्ट है। अगर आप लोग चिन्ह नहीं ले रहे हैं तो गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो चिन्ह के साथ करना होता है। इसका मतलब है बच्चे कि इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस इस वाली चीज को माइनस का 5x को इतना नोट कर सकते हैं, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग दो दो लोगों का पेयर बनाते हैं, इन दो लोगों का पेयर और इन दो लोगों का पेयर, दोनों में से कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जो अधिकतम चीज दोनों के पास होती है, जैसे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचेगा x माइनस 3, और माइनस यहाँ से 2 को अगर कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 3 बराबर 0। दोनों में अब देखिए, मतलब पूरी चीज में देखना है, यहाँ पर बच्चे x-3 और x-3 दोनों है, तो ये कॉमन हो जाएगा x-3, और यहाँ पे हो जाएगा x-2 बराबर 0। हमने बोला था अभी कि शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, जितना कि उसकी घातों की संख्या होगी। ये द्विघात है, दो घात वाला है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 आएगी। जैसे यहाँ पर एक अकेला आया था, अकेला 2 आया था -2, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि जब जब x-3 बराबर 0 हो रहा है, जब x-3 बराबर 0 हो रहा है तो x का मान 3 आ रहा है, और जब x-2 बराबर 0 हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पर x का मान 2 आएगा, क्योंकि 2 को उधर लेके जाओगे, 0 में कुछ भी जोड़ो वही मिलता है। और याद रखना है, जो पहली वाली चीज होती है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा, तो यहाँ पर हम लोग का अल्फा का मान है 3, और दूसरा है बीटा, बीटा को हम लोग कहते हैं 2। ठीक है, ये बात याद रखना है कि पहले वाले शून्य को हम लोग अल्फा कहते हैं, दूसरे वाले शून्य को हम लोग बीटा कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 जो हम दे रहे हैं वो आपके लिए जी, खुद से इसको करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। 2x² प्लस 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 6 है, बस ओनली 6। इसको आप लोग को, सॉरी बच्चे, 6 नहीं, 6 करने पे नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग माइनस का 3 नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है, ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, तो अगला हम लोग का हेडिंग है, अगला हेडिंग द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी नोट कर लेते हैं जी। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic equation। ठीक है जी, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। बच्चे अगर आप कोई भी द्विघात समीकरण को देखते हैं, कोई भी अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब एक ऐसा रूप जो कि हर एक द्विघात समीकरण के लिए हो, तो इसका हम लोग एक स्टैंडर्ड रूप नोट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं मानक रूप। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं और हिंदी में इसको मानक रूप कहते हैं। वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अगर हम लोग के पास ये है तथा उनके मूल कह लीजिए या फिर शून्य कह लीजिए, शून्यक, रूट्स या फिर जीरोस। हम लोग ये जो रिलेशन पढ़ रहे हैं उसके बारे में कर रहे हैं जी, कि अगर हमारे पास कोई एक द्विघात समीकरण कुछ इस प्रकार से है और उसके मूल दिए हुए हैं, पहला मूल है अल्फा और दूसरा मूल है बीटा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहला मूल अल्फा निकाला था, दूसरा मूल बीटा निकाला था, वैसे ही अगर हमको मूल भी दिए रहे अल्फा और बीटा, तब हम लोग उनके बीच में कुछ संबंध निकाल सकते हैं कि मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं बच्चे मूलों का योगफल। इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ
रूट्स, रूट्स कह लीजिए या फिर जीरोस कह लीजिए। मूलों का योगफल, बच्चे मूलों का योगफल के यहाँ सूत्र हो जाएगा माइनस का बी बट्टे में ए। और ये बी क्या है, यहाँ से हमने लिया है, ये ए क्या है, यहाँ से हमने लिया है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आता है। अब मूलों का गुणनफल देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसको हिंदी में कहते हैं मूलों का गुणनफल, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं बच्चे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन में ए, ठीक है। मूलों का योगफल का सूत्र माइनस का बी अपॉन में, उनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी अपॉन में, ठीक है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने अभी एक वो जो क्वेश्चन लिया था, ये वाला जो हमने ये अभी क्वेश्चन लिया था, ठीक है। इसके अल्फा और बीटा हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 2 है। हम इसी को करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन दे रखा है, इसका हमने अल्फा और बीटा फाइंड कर लिया। क्वेश्चन कैसे आता है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन ऐसे आएगा। क्वेश्चन हम कराएंगे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, इन सभी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जी, ठीक है। हम सिर्फ एक आप लोगों को कंसेप्ट अभी सिखाया है, तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन करा के दिखा देते हैं। अगर बच्चे हमको अल्फा और बीटा मालूम है कि अल्फा हमारे पास 3 है, बीटा हमारे पास 2 है, और अल्फा और बीटा होते क्या है, पहला मूल और दूसरा मूल। अगर हमको ये मालूम है तो हम इस समीकरण के लिए, इस द्विघात बहुपद के लिए, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये दो चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मूलों का योगफल, इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या है, माइनस का बी अपॉन में ए है। तो सबसे पहले बच्चे ज्ञात करने के लिए हमको ए बी सी मालूम होना चाहिए, ए बी सी। तो ए बी सी कैसे आता है, पहले इक्वेशन को नोट कर लो। इक्वेशन है हमारे पास x² - का 5x + का 6, ये इक्वल्स टू 0। अगर बच्चे हम इस वाले समीकरण का मानक रूप से तुलना करें तो देखिए x² के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पर x² के सामने a है, तो a का मान हम लोग 1 कह देंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि तुलना करने पर, जब हम सवाल को कराएंगे, क्वेश्चन को हल कराएंगे, तो वहाँ पे डिटेल में हम लोग किया जाएगा। अभी हम थ्योरी के बेस पे एक क्वेश्चन बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर x² का गुणांक a है, यहाँ पे x² के साथ 1 है, तो हम लोग कहेंगे a का मान 1 है। अगली देखिए b का मान, बच्चे यहाँ पे b क्या है, x के गुणांक का है, x का गुणांक है, तो यहाँ पर x का गुणांक देखिए -5 है, तो b का आ जाएगा -5। और c हम लोग का अचर पद है जिसमें x y है ही नहीं है, तो यहाँ पे c का मान है 6। और याद रखिएगा प्लस माइनस लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस सूत्र में रहता है। अब b के जगह पे देखिए, b के जगह पे हम लोग का 5 है, -5 है, तो यहाँ पे -5 और a के जगह पे 1 है, तो नीचे हम लोग 1 को नोट कर लेते हैं। ये दोनों करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा ये आया। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा को निकाल लेते हैं जी। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चे c बटे में a। c को देखिए यहाँ पे 6 है और a को देखिए वो है 1, तो बटे में 1 बराबर हो जाएगा 6। ये हो गया इसके बेस पे एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए कि ये है क्या। हमने शून्य को तथा गुणांकों में संबंध बताया था। शून्य को तथा गुणांकों में संबंध क्या है कि अगर कोई हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, ठीक है, और उसके अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो हम दो चीज निकाल सकते हैं, ये दोनों चीज। और इसके बेस पे फॉर्मूले में इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, माइनस का बी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए, ये दोनों ए बी सी है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन के लिए हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इतनी सारी चीजें नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं जी, ठीक है। तो हम लोग का अगला टॉपिक है, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है, अगला और लास्ट है। इस चैप्टर का अगला और लास्ट टॉपिक है कि द्विघात समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। द्विघात समीकरण बनाने के सूत्र, बनाने के सूत्र, ठीक है। फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के हमारे पास फॉर्मूला चेक कर रहे हैं। देखिए बच्चे, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन के अल्फा और बीटा दे रखे हैं, कोई भी द्विघात बहुपद का अगर अल्फा और बीटा दे रखा है,
जैसे हम लोग का अल्फा का मान कुछ दे दे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी निकाला है अल्फा और बीटा का अगर मान हमारे पास रहेगा, सिर्फ अल्फा और बीटा की अगर वैल्यू रहेगी तो हम लोग एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं कि माना अल्फा और बीटा दो मूल है। अल्फा हम लोग का पहला मूल कहे या फिर शून्य कहे, दोनों एक ही बात है, पहला मूल, और बीटा हम लोग का दूसरा मूल। इसको बच्चे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट रूट, इसको कहेंगे सेकेंड रूट। ठीक है, फर्स्ट रूट है, ये सेकेंड रूट है। अगर बच्चे हमारे पास कोई दो मूल है, जो कि पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, तो हम लोग का सूत्र क्या हो जाएगा या फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब द्विघात सूत्र क्या हो जाएगा, द्विघात सूत्र बनाने के लिए ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को पहले ऐसे कैसे नोट करना है, फिर माइनस लगाना है, अल्फा प्लस बीटा और गुणे एक्स करना है, फिर प्लस अल्फा गुणे बीटा कर देना है, बराबर 0। बच्चे ये होता है सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने के लिए ये होता है सूत्र। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में इसके बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए अब एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल हम इसी वाले एग्जाम्पल को ले रहे हैं जी, इसी वाले एग्जाम्पल को ले रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे पास अल्फा और बीटा है कि अल्फा बराबर, क्योंकि हमने फाइंड किया था अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर है बच्चे 2, बीटा का मान है। क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा कि अगर हमारे पास, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 3, 2 किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं या फिर शून्यक हैं, तो उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। उस द्विघात समीकरण क्या होगा उसको बताना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, दे आर रूट्स। तो हमने इसको सॉल्व करते हैं। हमको अल्फा और बीटा से बच्चे एक द्विघात समीकरण बनाना है। अगर हम लोग अल्फा और बीटा से द्विघात समीकरण बना रहे हैं तो ये आना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण ने लिया अल्फा बीटा को लाया। अब अल्फा और बीटा है तो हमको रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है। अल्फा और बीटा हमारे पास मालूम है तो हमको समीकरण बनाना है। पहले क्या कर रहे थे, ये अगर हमको समीकरण मालूम है तो अल्फा और बीटा हमको ज्ञात करना था। तो देखिए कैसे होगा, सूत्र के हिसाब चलेंगे। सूत्र कह रहे हैं अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस का अल्फा गुणे बीटा, और इसको 0 के बराबर कर दीजिए। अल्फा और बीटा का मान इसमें रखते हैं जी, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, माइनस अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 2, एक्स प्लस का इसको करना है, तो ये अल्फा का मान है बच्चे 2 और सॉरी ये है 3 और गुणा करना है, बीटा का मान है 2 बराबर 0। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 0। अब देखिए जो हमने वहां पे क्वेश्चन लिया था, जो हमने ये क्वेश्चन लिया था वही आया, बिल्कुल सेम आया। ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास अल्फा और बीटा दे रखा है तो हम उसकी सहायता से उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये रही चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के जितने भी कंसेप्ट हैं, थ्योरी और कंसेप्ट जितने भी है उसको हमने कराया है, और उसके बेस पे हम कोशिश किए हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को करा दिए हैं। ठीक है, अगर फिर भी इन सभी चैप्टर में, इस चैप्टर में अगर कोई एक टॉपिक बच भी जाता है तो हम उसको अगले वीडियो में करा देंगे। हालांकि हम लोग का अगला वीडियो जो होगा एक्सरसाइज 2.1 पे होगा। ठीक है जी, अगर आपको कहीं पर इस पूरे वीडियो में, आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में, चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बच्चे याद रखना है ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अल्फा और बीटा फाइंड करने के बाद इस तरीके से उसको इक्वेशन भी फॉर्मेट करना है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले लेक्चर में। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है जी, थैंक यू।